हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट। क्लास 12th के अकाउंट में चैप्टर 6 हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर 6 सैदरी फर्म का समापन या विघटन। सैदरी फर्म का जब समापन होता है तो चालू खाते किस तरीके से बनाए जाते हैं, चालू खाते किस कंडीशन में बनाए जाते हैं, जब साझेदारों की पूंजी स्थायी होती है। अगर बैलेंस शीट में आपको चालू खाते दिए गए हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी जो पूंजी है वो स्थायी है और स्थायी पूंजी पद्धति से उन्होंने अपने खाते रखे हुए हैं। तो उस दशा में हमें चालू खाता बनाना पड़ेगा। तो चालू खाता किस तरह से बनाया जाता है, देखिए आप क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं। यदि साझेदारों की पूंजी स्थिर या स्थायी प्रभाग पद्धति पर रखी गई है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ साथ एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ऐसी स्थिति में चिट्ठे में दिखाए गए लाभ हानि संचित कोष वसूली खाते को लाभ हानि के आनुपातिक हिस्से चालू खाते में दिखाए जाएंगे। मतलब जो चीज़ें हम परिवर्तनशील पूंजी की दशा में कैपिटल अकाउंट में लिखते थे, पूंजी खाते में लिखते थे, अब वो सारे आइटम हमको चालू खाते में लिखना पड़ेंगे। जैसे रियलाइजेशन का लाभ है या हानि है, असंचित लाभ है, अवितरित लाभ है या ख्याति से संबंधित कोई राशि है। ये सारी चीज़ें किसी साझेदार के द्वारा ली गई कोई संपत्ति या किसी दायित्व का भुगतान करने का जिम्मा साझेदार ने अपने ऊपर लिया है, तो ये सारी चीज़ें हमको पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखना पड़ेंगी। कब? जब पूंजी स्थायी हो। और आपको कैसे पता चलेगा ये? बैलेंस शीट देखकर। बैलेंस शीट में अगर चालू खाते दिए गए हैं तो उनकी पूंजी स्थायी है, ये हम मानेंगे। अंत में चालू खाते के शेष को पूंजी खाते में हस्तांतरित कर देंगे। सारी जो भी आइटम्स हैं, मदें हैं, वो हम लिखने के बाद चालू खाते का बैलेंस निकालेंगे जिस तरह से पूंजी खाते का निकाला जाता है, और फिर इस बैलेंस को हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देंगे। वैसे भी फर्म, अब इसमें तो आपको बैलेंस शीट बनाना नहीं है, फर्म का समापन हो जाएगा, है ना। फर्म का समापन जब हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इस शेष को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करके उसको बंद कर देंगे। जो भी फाइनल पेमेंट होगा साझेदारों का वो निकल आएगा इसमें। अब इसका फॉर्मेट देखिए आप कि इसमें किस तरीके से बनाया जाता है। ये इसके फॉर्मेट में अभी तो हमने सिंपल सिंगल कॉलम लिए हैं, लेकिन ये पार्टनर्स का बनता है तो जितने पार्टनर हमारे क्वेश्चन में रहेंगे वो उतने कॉलम हमको उसके हिसाब से बनाना है, 2 3 4 जो भी हैं। सबसे पहले देखिए, अब कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस था वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए उसको हम क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। लेकिन करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो अगर क्रेडिट बैलेंस दिया है तो बाय बैलेंस बीडी करके लिखेंगे, और अगर डेबिट बैलेंस दिया है तो टू बैलेंस बीडी करके लिखेंगे। अब हम ये पहचानेंगे कैसे कि ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। तो जब भी आपको किसी भी फर्म का चिट्ठा दिया जाए, बैलेंस शीट दी जाए, तो बैलेंस शीट में अगर दायित्व पक्ष में करंट अकाउंट लिखा है मतलब वो क्रेडिट बैलेंस है, और अगर असेट साइड में लिखा है मतलब वो डेबिट बैलेंस है, तो उसको हम डेबिट साइड में लिख देंगे। ये चीज़ हो गई आपकी क्लियर। अब आप देखिए, अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, प्रॉफिट अगर है तो वो क्रेडिट में आ जाएगा। बाय रिजर्व, कोई जनरल रिजर्व दिया है वो इधर आ जाएगा। रिजर्व फंड दिया है तो वो भी इधर आ जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट, लायबिलिटीज टेकन ओवर, अगर किसी लायबिलिटी को पेमेंट करने की जिम्मेदारी किसी पार्टनर ने ली है तो वो बाय रियलाइजेशन करके आ जाएगी यहाँ पर। फिर बाय रियलाइजेशन, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है तो उसमें जो भी लाभ हुआ वो यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट में। इसके बाद डेबिट साइड का देखिए आप, टू बैलेंस बीडी, ओल्ड लॉस, अगर प्रॉफिट है तो हमको क्रेडिट में लिखना है, और अगर लॉस है तो डेबिट में आ जाएंगे हम। फिर टू रियलाइजेशन, लॉस ऑन रियलाइजेशन, इसी तरह से रियलाइजेशन खाते की जो हानि है वो भी इसमें डेबिट साइड में आ जाएगी। ये सब लिखने के बाद इसका जो बैलेंस है वो इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है। अगर इधर की डेबिट साइड की टोटल बढ़ी है तो बैलेंस इधर आ जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर इधर की टोटल बढ़ी है तो बैलेंस इधर आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब अब ये जो बैलेंस है
ये हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। वैसे तो बैलेंस शीट में किया जाता है, बट चूंकि साझेदारी फर्म का समापन हो रहा है तो बैलेंस शीट का कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो क्या करना है, पूरी फर्म को ही हटाना है, तो फर्म की संपत्तियों को बेच देना है और दायित्वों का भुगतान कर देना है। जब संपत्तियां और दायित्व ही नहीं रहेंगी तो हमारी बैलेंस शीट भी नहीं रहेगी। तो इसीलिए इस खाते के शेष को साझेदारी समापन की दशा में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब इसके बाद आप देखिए कि साझेदारों के ऋण खाते, पार्टनर्स लोन अकाउंट। जब भी फर्म को जरूरत पड़ती है तो वो बाहरी व्यक्तियों से लोन न लेकर, अगर साझेदार देने में सक्षम है उनको अतिरिक्त राशि, तो वो लोन के रूप में साझेदार से ले लेती हैं। यदि प्रश्न में साझेदारों के ऋण भी दिए हैं तो उनके ऋण की राशि को इस खाते के जमा पक्ष में प्रारंभिक शेष की भांति लिख दिया जाता है तथा डेबिट पक्ष में रोकड़ लेखे से पूरी राशि लिखकर खाता बंद कर दिया जाता है। यदि प्रश्न में इसकी भुगतान की राशि वास्तविक ऋण से कम या अधिक दी है तो संपूर्ण भुगतान की गई राशि को इस खाते में ही लिखेंगे, लेकिन फर्म को होने वाले इससे लाभ या हानि को इस खाते में वसूली खाते के नाम से लिखा जाता है। अगर लाभ होगा तो डेबिट साइड में लिख देंगे और हानि होगी तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे। यदि साझेदार की पूंजी खाते का डेबिट बैलेंस है तो फिर उसके ऋण खाते में उपरोक्तों अनुसार प्रविष्टि न करके उसे पूंजी खाते में हस्तांतरित कर देंगे। मतलब सीधी सी बात यह है कि जब फर्म समाप्त हो रही है तो सभी ऋणों का भुगतान करना है, चाहे वो साझेदार का ऋण हो चाहे वो बाहरी व्यक्ति का ऋण हो। साझेदार से अगर ऋण लिया है तो साझेदार का हम ऋण वसूली खाते में नहीं दिखाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में उसको नहीं दिखाते हैं, उसके लिए एक अलग से खाता बनता है पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट में उसका जो लोन है वो लिख दिया जाता है बाय बैलेंस बीडी करके, और डेबिट में टू कैश या बैंक करके उसका पेमेंट कर दिया जाता है। अब मान लीजिए कि ए ने फर्म को लोन दिया था 15,000 का, अगर पूरा 15,000 पेमेंट कर रही है फर्म तब तो कोई बात ही नहीं है, टू कैश करके पूरा 15,000 हम लिख देंगे। अब अगर मान लीजिए कि फर्म 15,000 की बजाय 14,500 का भुगतान कर रही है तो 500 रुपए का फर्म को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो ये क्या करेगी, वसूली खाते में इसको डेबिट साइड में लिख देगी। और अगर मान लो कि साझेदार की लोन का उसको ज्यादा भुगतान करना पड़ रहा है, 15,500 करना पड़ रहा है, तो फिर वो उसको उसके क्रेडिट साइड में लिख देंगे और इस तरह से इस खाते को बंद कर दिया जाएगा। देखिए इसके संबंध में जो जर्नल एंट्री की जाती है, ये जर्नल एंट्री इसमें बनाई जाती है और इस खाते को बंद कर दिया जाता है। पार्टनर्स लोन अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक अकाउंट। पार्टनर्स लोन जिसने भी लिया है उसका नाम आ जाएगा, ए ने दिया है फर्म को तो इसका लोन अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, नरेशन में शो कर दिया कि पार्टनर के लोन का पेमेंट किया गया। तो ये था साझेदारी समापन में जब चालू खाते बनाए जाते हैं तो उसमें हमें क्या लिखना है, उससे संबंधित कुछ चीज़ें देखी। अगर किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दिया है तो उसका भुगतान उसको किस तरह से किया जाता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, साझेदारों के ऋण खाते का प्रारूप, मतलब साझेदारों का ऋण खाता किस तरीके से बनाया जाता है, उसमें क्या चीज़ें आपको लिखना है। पार्टनर्स लोन अकाउंट, जिस पार्टनर का लोन अकाउंट हम बना रहे हैं उसका नाम सबसे पहले ऊपर आ जाएगा। ए का बना रहे हैं तो एज लोन अकाउंट, एक्स का बना रहे हैं तो एक्स लोन अकाउंट, राम का बना रहे हैं तो राम्स लोन अकाउंट, जो भी व्हाटएवर जो भी क्वेश्चन में आपको नाम दिया गया है। इसके बाद क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि ये लायबिलिटी है फर्म की और लायबिलिटी जितनी भी होती, जितने भी दायित्व फर्म के होते हैं उन सबका बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए उसको क्रेडिट साइड में सबसे पहले बैलेंस लिखा जाता है। बाय बैलेंस बीडी लिखने के बाद टू बैंक या कैश, जो भी पेमेंट फर्म के द्वारा किया जा रहा है, अगर कैश पेमेंट किया जा रहा है तो टू कैश आ जाएगा, बैंक के थ्रू पेमेंट किया जा रहा है तो टू बैंक आ जाएगा। ऐसा करके पूरी जो अमाउंट है यहाँ लिख दी जाएगी और ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। इसके बाद देखिए कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है साझेदारों के ऋण से संबंधित। सबसे पहली बात तो ये कि साझेदारों का जो ऋण होता है वो कभी भी वसूली खाते में नहीं लिखा जाता है। यही मैंने पहले भी आपको बताया था कि रियलाइजेशन अकाउंट में पार्टनर्स लोन नहीं लिखा जाता है। अगर किसी थर्ड पार्टी का लोन है तो वो आपको रियलाइजेशन अकाउंट वसूली खाते में लिखना है, लेकिन पार्टनर का लोन नहीं लिखना है। जैसे कि ए बिजनेस में पार्टनर है ए बी सी, तो ए का लोन हम वसूली खाते में नहीं लिखेंगे,
लेकिन मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपको एक ही पत्नी का ऋण दिया है, तो वो आउटसाइडर होगी, है ना, वो बिजनेस में पार्टनर नहीं है, तो वो आपको रियलाइजेशन अकाउंट में लिखना है। बट पार्टनर का लोन हमें रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखना है। एक तो ये हो गया हमारा एक याद रखने का पॉइंट। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सबसे पहले जो आउटसाइडर लायबिलिटी है उनका भुगतान होगा, उसके बाद ही पार्टनर्स लोन दिया जाएगा। मतलब आउटसाइडर लायबिलिटी जैसे कि क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है, या और भी किसी से लोन ले रखा है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि एक ही पत्नी का ऋण है ना, उसकी वाइफ का लोन अगर ले रखा है, तो पहले जो भी आउटसाइडर्स हैं उनका पेमेंट होगा, बाहरी दायित्वों का भुगतान होगा, उसके बाद साझेदारों के ऋण का भुगतान किया जाएगा। इसके बाद आप देखिए थर्ड पॉइंट, यदि ऋण देने वाले साझेदार के पूंजी खाते में अपर्याप्त राशि जमा हो तो ऋण खाते को बंद करने के लिए इसे उस साझेदार के पूंजी खाते में ट्रांसफर किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में पार्टनर्स लोन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो ये 3 पॉइंट्स थे जो हमें पार्टनर्स के लोन से संबंधित हैं, हमें ध्यान में रखना है जब भी कोई क्वेश्चन इस तरह का आता है। इसके बाद अब लास्ट में हमारा बनता है कैश या बैंक अकाउंट। हमने पढ़ा था साझेदारी के समापन पर खोले जाने वाले खाते, वसूली खाता, साझेदारों के पूंजी खाते, साझेदारों के चालू खाते, साझेदारों का ऋण खाता और सबसे लास्ट में रोकड़ या बैंक खाता। ये सबसे लास्ट अकाउंट है इस चैप्टर में जो बनाया जाता है। अब अगर क्वेश्चन में आपको रोकड़ दिया है तो आप कैश अकाउंट बनाएंगे, अगर क्वेश्चन में बैंक दिया है तो आप बैंक अकाउंट बनाएंगे। क्वेश्चन की कंडीशन पर डिपेंड करेगा ये, इसीलिए कैश ऑब्लिक बैंक दिया है उन्होंने, ठीक है। अब चिट्ठे में दिए गए रोकड़ अथवा बैंक के शेष को इस खाते के डेबिट पक्ष में प्रारंभिक शेष के नाम से लिख दिया जाता है। उसके बाद चारों खातों में जहां जहां रोकड़ लिखा जाता है, जहां जहां कैश लिखा है, उसको इसके विपरीत साइड में लिख दिया जाता है। कैसे? देखिए, सबसे पहले तो कैश का बैलेंस लिख देते हैं, टू बैलेंस BD। कैश का जो बैलेंस होता है ये बैलेंस शीट में असेट साइड में दिया होता है और यह हमेशा डेबिट होता है। कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, तो अगर रोकड़ दिया है तो आपको डेबिट साइड में लिखना है। लेकिन बैंक का जो बैलेंस होता है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, वो आपको उसमें देखकर पता लगेगा, क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है। उसके बाद में बैलेंस लिखने के बाद में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में हमने बाय कैश लिखा, असेट्स से जो भी अमाउंट रिसीव्ड हुआ, संपत्तियों को बेचने से जो रुपया वसूल हुआ, वो हमने रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कैश करके लिख दिया। तो वो जो बाय कैश हमने वहाँ क्रेडिट में लिखा है वो रोकड़ खाते में कैश अकाउंट में आके डेबिट हो जाएगा और नाम भी चेंज हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारा, आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, हमारा लेजर का क्या रूल है कि जो अकाउंट हम बनाते हैं उसमें उसी का नाम कभी भी नहीं लिखते हैं। जैसे राम का अकाउंट बना रहे हैं तो ऊपर हेडिंग लिख देंगे हम राम्स अकाउंट, लेकिन ना तो हम डेबिट साइड में राम का नाम लिखेंगे ना क्रेडिट साइड में राम का नाम लिखेंगे। ठीक इसी तरह से आपको इसमें भी करना है। रियलाइजेशन अकाउंट में हमने कैश लिखा था तो कैश में हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन का नाम लिख देंगे। जो चीज़ वहाँ पर रियलाइजेशन में क्रेडिट थी वो इस खाते में आकर डेबिट हो जाएगी और जो चीज़ डेबिट में लिखी हुई है वो इस खाते में आकर क्रेडिट हो जाएगी। इसी तरह से जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम देखेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी टू कैश अगर हमने डेबिट में लिखा है तो वो यहाँ आके क्रेडिट हो जाएगा, और अगर बाय कैश हमने क्रेडिट में लिखा है तो वो यहाँ आकर डेबिट हो जाएगा। फिर हम आएंगे लोन अकाउंट की तरफ। लोन अकाउंट में भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। अभी जैसे इसके पहले लोन अकाउंट हमने लिखा था टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, तो टू कैश मतलब वो डेबिट में लिखा है तो वो क्या होगा, इसके क्रेडिट साइड में चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो भी ट्रांजेक्शन है वो सब एक दूसरे की अपोजिट साइड में लिख दिए जाएंगे और लास्ट में क्या होगा, कैश का टोटल इक्वल आ जाएगा। मतलब जितना कैश आया फर्म के पास उतना ही उसने उसका पेमेंट कर दिया, अब उसके पास कुछ भी बचा नहीं है। जिस तरह से बैलेंस शीट का टोटल हमारा बराबर आता है उसी तरह से कैश और बैंक का जो टोटल है वो इक्वल आएगा, मतलब सभी का भुगतान हो चुका है और फर्म का समापन हो गया है।
इसमें कोई बैलेंस नहीं बचता है।